दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं लोकेश और आज की स्लीप स्टोरी में हम आपको सुनाते हैं कलाम के किस्से। सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना पड़ता है। ये दोनों कोटेशन पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कही थी। डॉक्टर कलाम इन बेहतरीन कोटेशन मिसाइल मैन या राष्ट्रपति बन जाने की वजह से महान नहीं है। वो महान इसलिए हैं क्योंकि वो एक बेहतरीन इंसान हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में वो सब किया जो हम एक अच्छे इंसान के बारे में सोचते हैं या फिर सिर्फ कहानियों में पढ़ते हैं। उनकी जिंदगी के बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो उनकी शानदार पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। खास बात यह है कि वो ये सब कुछ बहुत सहजता से करते थे, बिना लाइमलाइट में आए हुए। लोग बाद में उनके बारे में चर्चा करते तो दुनिया को पता चलता। उन्होंने अपनी ऐसी ही तमाम खूबियों की वजह से पूरे देश के जनमानस पर प्रभाव डाला है। एक बार ऐसा हुआ कि उनकी टीम के एक साइंटिस्ट ने घर जाने के लिए जल्दी छुट्टी मांगी। उस साइंटिस्ट को अपनी फैमिली को एक एग्जीबिशन में लेकर जाना था। डॉक्टर कलाम उन दिनों DRDO के डायरेक्टर थे। उनकी टीम में 60 से ज्यादा साइंटिस्ट थे और वो एक अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। डॉक्टर कलाम ने उस साइंटिस्ट को जल्दी जाने की अनुमति दे दी। शाम को 5:30 बजे डॉक्टर कलाम ये देखने के लिए गए कि वो साइंटिस्ट घर चले गए या नहीं। उन्होंने पाया कि वो साइंटिस्ट अपने काम में डूबे हुए हैं। वो घर जाने की बात ही भूल गए थे। उन साइंटिस्ट को जब याद आया कि उन्हें आज जल्दी घर जाना है, तब तक देर हो चुकी थी। वो उदास मन से घर पहुंचे। उन्हें यह जानकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर कलाम उनके परिवार को एग्जीबिशन दिखाने के लिए ले गए हैं। डॉक्टर कलाम जैसे बॉस सिर्फ कहानियों में मिलते हैं। डॉक्टर कलाम साहब के ऐसे कई और रोमांचक प्रसंग हम आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए।
कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। उनके दिए चेक का एक दिलचस्प किस्सा है। एक बार डॉक्टर कलाम तमिलनाडु के एक कार्यक्रम में पहुंचे। वो एक कंपनी का प्रोग्राम था। वो कंपनी ग्राइंडर मशीन बनाया करती थी। उन्होंने औपचारिकतावश अपने सामान का डेमो कलाम साहब को दिखाया। डॉक्टर कलाम को एक ग्राइंडर पसंद आ गया। उन्होंने उसे खरीदने की इच्छा जाहिर की। कंपनी ने तुरंत ही एक शानदार ग्राइंडर पैक कराकर उन्हें गिफ्ट दे दिया। उन्होंने कहा कि वो इसे मुफ्त में नहीं लेना चाहते, बल्कि इसे खरीदना चाहते हैं। कलाम साहब गिफ्ट में ग्राइंडर लेने के लिए किसी भी हाल में राजी नहीं हुए। डॉक्टर कलाम ने उन्हें ग्राइंडर की कीमत 4,850 रुपए का चेक दे दिया। कंपनी ने इसे अपना सौभाग्य मानते हुए उस चेक को शानदार फ्रेम में कराकर अपने ऑफिस में लगवा लिया। उन्होंने सोचा होगा कि ऐसा शायद ही कोई होगा जिसके पास कलाम साहब का चेक होगा। यह उनके लिए एक कीमती और बेहतरीन तोहफा था। 2 महीने गुजरने के बाद भी जब चेक जमा नहीं हुआ तो एक दिन कलाम साहब के ऑफिस से कंपनी के पास फोन आया और इंक्वायरी की गई कि अब तक चेक क्यों जमा नहीं किया गया। कंपनी ने सच सच सारी बात बता दी। कलाम साहब की तरफ से कंपनी से कहा गया कि या तो वो चेक को कैश कराएं या फिर अपना ग्राइंडर वापस मंगवा लें। कलाम साहब हमेशा नीली कमीज और चमड़े के जूतों की जगह स्पोर्ट्स शूज पहनते थे। जब वो राष्ट्रपति बने तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि वो पहनेंगे क्या, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल की वजह से नीली कमीज और स्पोर्ट्स शूज नहीं पहन सकते थे। तय हुआ कि उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उन्हें बंद गले का सूट पहनना चाहिए।
एक दिन राष्ट्रपति भवन का दर्जी आया और कलाम साहब के कपड़ों की नाप लेकर चला गया। वो राष्ट्रपति भवन का पुराना दर्जी था। दर्जी कलाम साहब के लिए बंद गले के 4 सूट सिलकर ले आया। कलाम साहब ने वो सूट पहना, लेकिन वो इन कपड़ों में खुद को सहज महसूस नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो इस सूट में तो ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा कि क्या इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है। दर्जी सोच में पड़ गया कि भला वो उसमें क्या बदलाव कर सकता है। डॉक्टर कलाम ने उसकी परेशानी को समझते हुए कहा, आप गर्दन के पास से इसे थोड़ा सा काट दीजिए। दर्जी को बात समझ में आ गई। उसने ऐसा ही किया। बाद में इस तरह के सूट को कलाम सूट कहा जाने लगा। डॉक्टर कलाम को टाई पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। टाई से भी उनका दम सा घुटता था। एक बार वो टाई से अपना चश्मा साफ करने लगे। उन्हें ऐसा करने से रोका गया तो कलाम साहब ने बहुत ही सहजता से कहा, टाई उद्देश्यहीन कपड़ा है, कम से कम मैं इसका कुछ अच्छा इस्तेमाल तो कर रहा हूं। कपड़ों को लेकर उनके बारे में एक और दिलचस्प प्रसंग है जो बताता है कि वो शौफ से किस कदर दूर थे। SLV 3 की सफलता से खुश प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कलाम साहब और प्रोफेसर सतीश धवन को सांसदों से मिलवाने के लिए बुलाया। डॉक्टर कलाम को जब इस आमंत्रण के बारे में पता चला तो वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने प्रोफेसर धवन से कहा, सर, मैं वहां कैसे जाऊं? मेरे पास तो ढंग का सूट भी नहीं है। जूतों के नाम पर मेरे पास मेरी चप्पल है। कलाम साहब जब राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति भवन में उन्हें नौकर चाकर की पूरी फौज मिली। एक दिन जब वो तैयार होने लगे तो एक आदमी उन्हें कोट पहनाने लगा। डॉक्टर कलाम ने कहा कि वो कोट खुद पहन लेंगे। उसने बताया कि उसकी ये ड्यूटी है। फिर जब जूते पहनने की बारी आई तो एक सर्वेंट उन्हें जूते पहनाने के लिए आ गया। डॉक्टर कलाम ने उसे समझाते हुए कहा, भाई, ये सब काम मेरे हैं, मैं ये काम खुद कर सकता हूं। उस सर्वेंट ने भी कहा, सर, ये तो मेरी ड्यूटी है। डॉक्टर कलाम ने तुरंत ही सरकार को चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने कहा कि वो अपने निजी काम खुद कर सकते हैं। उनके निजी कामों के लिए जो भी लोग हैं उन्हें कहीं और काम दिया जाए। डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति के आगे महामहिम जोड़े जाने से भी चिढ़ थी। डॉक्टर कलाम चाहते तो अपने रिश्तेदारों को राष्ट्रपति भवन में रख सकते थे, लेकिन उन्होंने इससे हमेशा गुरेज किया। यहां तक कि उनके भाई का पोता गुलाम मोइनुद्दीन उन दिनों दिल्ली में एक कमरे के किराए के मकान में रहा करते थे। इसके बावजूद डॉक्टर कलाम ने कभी नहीं चाहा कि वो राष्ट्रपति भवन में आकर रहे। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। जब वो राष्ट्रपति थे तो उनके परिवार के 52 लोग
दिल्ली घूमने के लिए आए और राष्ट्रपति भवन में मेहमान के तौर पर रुके। डॉक्टर कलाम ने उनके आने से पहले ही आदेश दे दिया था कि उनके खर्चे का सारा हिसाब किताब अलग से रखा जाए, यहां तक कि एक एक प्याली चाय का भी हिसाब रखा जा रहा था। परिवार के लोगों के जाने के बाद कलाम साहब ने 3,52,000 रुपए का चेक अपने पास से राष्ट्रपति भवन को भेजा था। वो जरूरतमंद लोगों के बारे में किस कदर सोचा करते थे, इसका पता उनके इस किस्से से चलता है। जब वो देश के राष्ट्रपति थे तो रमजान का महीना आया। राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टी का आयोजन होना था। कलाम साहब ने अपने सचिव से कहा कि इस इफ्तार पार्टी की जरूरत ही क्या है। इस पार्टी में जिन लोगों को बुलाया जाता है वो खाते पीते लोग होते हैं। उन्होंने पूछा कि इफ्तार पार्टी पर कितने रुपए खर्च होते हैं। उन्हें बताया गया कि तकरीबन 2.5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस पैसे को अनाथालय को देना ज्यादा बेहतर रहेगा। इस पैसे से आटा, दाल, कंबल और स्वेटर जैसे जरूरी सामान खरीदे गए। फिर इसे अनाथालय के बच्चों में बांट दिया गया। और दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। कलाम साहब ने कहा, यह रकम तो सरकारी खाते से खर्च हुई है, इसमें मेरा तो कोई कंट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं। फिर उन्होंने 1 लाख रुपए का चेक दिया और कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल भी अनाथालय के लिए कीजिए। साथ ही ये ताकीद भी की कि किसी से भी इसके बारे में जिक्र न करें। यह बात उनके गुजर जाने के बाद ही सामने आ सकी। डॉक्टर कलाम के बारे में एक और किस्सा है जो उनकी खूबसूरत सोच के बारे में बताता है, जो दिखाता है कि उनकी सोच कितनी गहरी थी और वो किस तरह से सबके बारे में सोचते थे। बात उन दिनों की है जब डॉक्टर कलाम डीआरडीओ के डायरेक्टर हुआ करते थे। डीआरडीओ के चारों तरफ बाउंड्री वॉल थी। सुझाव आया कि सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल के ऊपर कांच के टुकड़े लगा दिए जाएं। यूं देखा जाए तो यह प्रस्ताव बहुत सामान्य था, लेकिन डॉक्टर कलाम ने कांच लगाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इसे परिंदों को दीवार पर बैठने में दिक्कत होगी और वो जख्मी हो जाएंगे। पक्षियों से कलाम साहब को बहुत लगाव था। यह किस्सा उन दिनों का है जब वो राष्ट्रपति थे। एक दिन वो राजभवन में टहल रहे थे। उन्होंने एक बहुत सुंदर मोर को देखा। वो उसे देख ही रहे थे कि तभी उनका ध्यान उसके मुंह की तरफ गया। डॉक्टर कलाम ने पाया कि वो मोर अपना मुंह नहीं खोल पा रहा है। उन्होंने तुरंत ही राष्ट्रपति भवन के वेटनरी डॉक्टर को बुलाया और उन्हें उस मोर के बारे में बताया। मोर को पकड़कर उसकी जांच की गई। जांच करने से पता चला कि मोर के मुंह में ट्यूमर है। इस वजह से वो मुंह नहीं खोल पा रहा था और न ही ठीक से कुछ खा पा रहा था। उन्होंने उसका इलाज करने के लिए कहा। तुरंत ही सर्जरी का इंतजाम किया गया और मोर का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन से उसका ट्यूमर निकाल दिया गया
कुछ दिनों बाद मोर पूरी तरह से ठीक हो गया और मजे से खाने पीने लगा। डॉक्टर कलाम बहुत व्यस्त रहा करते थे। इसके बावजूद वो संगीत के लिए वक्त निकाल लिया करते थे। उन्हें रुद्र वीणा बजाने का बहुत शौक था। वो कुरान के साथ ही गीता का पाठ भी नियमित तौर पर किया करते थे। इसके साथ ही उनकी रुचि स्वामी थिरुवल्लुवर के उपदेशों की किताब थिरुकुरल तमिल में भी थी। वो उसे नियमित पढ़ा करते थे। कलाम साहब पक्के शाकाहारी थे। तो दोस्तों, ऐसे थे हम सब के प्यारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने दुनिया के सामने कई आदर्श पेश किए। यही वजह है कि वो महान इंसान है। और अब आपको नींद आने लगी है। निंदिया रानी चुपके से आपके सिराहने आकर बैठ गई है। वो हौले हौले आपकी पलकों को सहला रही है। आपकी पलकें बोझिल होती जा रही हैं। नींद आपकी आंखों में मध्यम मध्यम भरती जा रही है। आप पर नींद की खुमारी छाने लगी है। आपने आंखों को बंद कर लिया है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद के आगोश में समाते जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।